नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि अमेरिका ने कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संस्थाओं से हटने का फैसला किया है। अब इसका दुनिया पर और खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे काफ़ी दूर तक जाएंगे। अपनी बात की शुरुआत मैं इस बहुत ही दमदार कथन से करना चाहूंगा। राजनीतिक निर्णय बदल सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव रुकेंगे नहीं। ये लाइन हमें सीधे सीधे याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है और ये कितना बड़ा है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि अमेरिका की ये वापसी असल में है क्या। फिर देखेंगे कि दुनिया भर में क्लाइमेट गवर्नेंस पर इसका क्या असर हुआ है। इसके बाद हम क्लाइमेट इनजस्टिस यानी जलवायु अन्याय के बढ़ते संकट को समझेंगे। फिर खास तौर पर भारत के लिए इसके क्या गंभीर परिणाम हैं, उस पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हुआ ये कि 7 जनवरी को अमेरिका ने एक मेमो पर साइन किया और कहा कि वो 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकल रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने अमेरिका को ग्लोबल सिस्टम से काफी हद तक अलग थलग कर दिया और सबसे ज्यादा चोट पहुंची ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस को। अब जिन संस्थाओं से अमेरिका हट रहा है, उनमें सबसे बड़ा नाम है UNFCCC का। ये वो मेन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो पेरिस अग्रीमेंट को लागू करता है और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बातचीत को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब आप इसे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। अगला है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UN की साइंटिफिक बॉडी है जो दुनिया भर में हो रही क्लाइमेट रिसर्च को देखती है, तापमान के ट्रेंड्स पर नजर रखती है। अब देखिए अमेरिका के हटने से क्या होगा कि उनके टॉप साइंटिस्ट्स और उनका जो कीमती डेटा है उस तक पहुंच कम हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य के साइंटिफिक असेसमेंट्स की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। फिर आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसे GCFB कहते हैं। ये समझिए कि ये एक तरह का ग्लोबल फंड है जहां से विकासशील देशों को क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिलता है। ये उनके लिए सपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स है। और आखिर में है IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये संस्था रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और लागत कम करने में दुनिया के देशों की मदद करती है। खास तौर पर विकासशील देशों को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि अमेरिका के इस कदम का दुनिया भर के क्लाइमेट गवर्नेंस पर फौरन क्या असर पड़ रहा है, खासकर जब बात पैसे और टेक्नोलॉजी की आती है। तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर कहां पड़ा? जाहिर है फंडिंग पर। ग्रीन क्लाइमेट फंड से अमेरिका के बाहर निकलते ही सीधे सीधे $100 अरब का एक बहुत बड़ा गैप बन गया। सोचिए, $100 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और मुश्किल ये है कि इस गैप को कोई और भर भी नहीं पा रहा। यूरोप पर पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध का वित्तीय दबाव है, तो वो भी इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये चार्ट इस पैसे के संकट को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं, पहला बार दिखाता है कि अमेरिका के साथ कितना फंड देने का वादा था, और उसके ठीक बगल वाला बार दिखाता है कि आज असलियत क्या है। ये अंतर बहुत बड़ा है। इस वजह से बांग्लादेश में चक्रवात से बचाने वाले शेल्टर बनाने जैसे कितने ही जरूरी प्रोजेक्ट्स अब खतरे में पड़ गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मामला है। अब एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, क्लाइमेट इनजस्टिस का बढ़ता संकट। अमेरिका के इस कदम ने ग्लोबल नॉर्थ और साउथ, मतलब अमीर और विकासशील देशों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए ऐतिहासिक रूप से कौन जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि विकासशील देशों का योगदान 20% से भी कम है, जबकि विकसित देशों का 80% से ज्यादा। लेकिन मजे की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की सबसे बुरी मार झेलनी पड़ती है उन्हीं विकासशील देशों को। ये स्लाइड उसी असमानता को और साफ कर देती है। एक तरफ है कम योगदान और दूसरी तरफ है सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका, जो हिस्टोरिकली सबसे बड़ा एमिटर रहा है, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे पीछे हटता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ही छोड़ रहा है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में जलवायु अन्याय की भावना और ज्यादा मजबूत हो जाती है। चलिए अब फोकस करते हैं भारत पर। देखते हैं कि इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन का हमारे देश के लिए फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या मतलब है, इसके परिणाम क्या हैं। भारत के लिए जो फौरन असर है वो काफी गंभीर है।
जीसीएफ से भारत को अपने तटीय इलाकों की सुरक्षा और हिमालय के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए करीब $2.5 अरब की फंडिंग का वादा किया गया था। अब अमेरिका के हटने से ये पैसा और ये ज़रूरी प्रोजेक्ट्स दोनों ही खतरे में हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है। भारत में अब तक जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण 1 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये हमें बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं और हमें तुरंत कुछ करने की ज़रूरत है। भारत के लिए मुश्किलें एक-एक करके नहीं, बल्कि एक साथ बढ़ रही हैं। हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए जो $500 अरब चाहिए, वो अब खतरे में हैं। आइरीना की मदद से सोलर एनर्जी की कीमतें 85% तक कम हुई थी, अब वो सपोर्ट भी चला गया। रुपया कमज़ोर होने से ग्रीन लोन्स और भी महंगे हो गए हैं। और इन सब के ऊपर 2026 में एक मजबूत एल नीनो आने की भविष्यवाणी है, मतलब और भी भयंकर मौसम का खतरा। जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अमेरिका के पीछे हटने से जो खाली जगह बनी है, उसे चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए भरने की कोशिश कर सकता है। इससे छोटे देशों के लिए कर्ज का जाल और अपनी आज़ादी खोने का खतरा बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर भारत की पड़ोस नीति पर भी पड़ेगा। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आते हैं। सवाल ये है कि इस बदले हुए माहौल में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहला, अपनी डिप्लोमेसी को इंडिया US यूरो से बदलकर इंडिया EU पर ज़्यादा फोकस करना होगा। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA को और मजबूत बनाना होगा ताकि ग्लोबल साउथ के लिए फंडिंग गैप भरा जा सके। तीसरा, ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन फंड्स और रिसर्च पर काम करना होगा। चौथा, हमारे पास जो $120 अरब का डोमेस्टिक ग्रीन बजट है, उसका इस्तेमाल अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में करना होगा। और पांचवां, G20 जैसे मंचों का इस्तेमाल करके दूसरे विकसित देशों पर फंडिंग के लिए दबाव बनाना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या सच में ग्लोबल कॉर्पोरेशन के बिना क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है? राजनीतिक फैसले आते जाते रहेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के असर नहीं रुकने वाले। तूफान या हीट वेव जैसी आपदाएं डिप्लोमेटिक बॉर्डर्स नहीं देखती। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि इस लड़ाई के लिए पूरी दुनिया का एक साथ आना कितना जरूरी है।